बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बेंच बनाए जाने के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनके अपने रिमार्क्स के बाहर से चलाई जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट, इस हवाले से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें रुकती नहीं हैं, सामने आ जाती हैं। और इस एक नई डेवलपमेंट के नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वो सारा इमेज जो चंद मखसूस यूट्यूबर्स ने उनके मुतल्लिक बना रखा था, वो धड़ाम से गिर गया है, धुंधला गया है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो खुद और मखसूस यूट्यूबर्स आइन और कानून का एक अजीम अलमबरदार बनाकर पेश किया करते थे, मगर उनकी नाक के नीचे बेंच कैसे बनते हैं, कुछ अहम तरीन चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और हालिया बनने वाले एक 3 रुकनी बेंच ने भी सारा मामला खोल कर रख दिया है। और वो तमाम लोग, वो तमाम बड़े एंकर, वो वेले कालम निगार और वो मुलाजिम साफ़ी जो बंदयाल साहब के, साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में उन पर तनकीद किया करते थे, इल्ज़ाम लगाया करते थे कि वो मखसूस बेंचेस बनाते हैं, इस वक्त ना सिर्फ वो खामोश हैं बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी इस मामले के ऊपर खामोश हैं। उनके रिमार्क्स तो सामने आते हैं और कल उनका एक केस में ये कहा जाना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाहर से चलाया जा रहा है का लफ्ज़, है का सीगा उन्होंने इस्तेमाल किया था। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं आपके सामने कुछ ट्वीट आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं ताकि ये सारा मामला ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आए। हमारे सहाफ़ी दोस्त सदीक जान साहब का ट्वीट कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 2 माह से ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और जस्टिस बंदियाल बहुत गलत लोग थे। खुद को आइन का सबसे बड़ा चैंपियन बनाकर पेश करने वाले और इंतहाई पारसाई के दावेदार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज हलफ उठाए 2 माह हो चुके हैं। वकला का ख्याल है कि उन्होंने इन 2 माह में सिर्फ और सिर्फ वो मुकदमात लगाए जो तकरीबन नून लीग के बयानिए से मुताबिकत रखते हैं या नून लीग के बयानिए को फ़ायदा देते हैं। और जो चीज़ें टेकअप करने वाली हैं उनका कमरा अदालत में कोई नाम भी ले तो उसे चुप करवा देते हैं कि खबरदार इस पर बात मत करो। आज एक 3 रुकनी बेंच भी बना है। इमरान खान साहब की साइफर मामले के ऊपर दरख्वास्त गई थी जमानत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच बना है। लेकिन क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से एक GHQ वाली वीडियो भी गर्दिश में है, वो भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं और बताते हैं आपको कि देखिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नाक के नीचे जब इमरान खान की ज़मानत के हवाले से केस आता है तो लोग इस हवाले से खुद साख्ता जो तर्जुमान है, गैर सरकारी तर्जुमान है GHQ के, उनकी जानिब से कौन सी वीडियो आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान उठाती है, पैदा करती है। आगे चलकर आपको दिखाते हैं। और अज़हर मशवानी साहब का भी ट्वीट आपके सामने रखना है, आपको बताना है उन्होंने क्या कहा कि कानून का बुनियादी असूल है कि जो केस सामने हो उसके हवाले से फैसला दिया जाता है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तहरीक इंसाफ और इमरान खान से इतनी मोहब्बत है कि वो फैसले में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से या रिमार्क्स के अंदर वो कोई कहीं ना कहीं से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल कर ले आते हैं, घुसा देते हैं। 2017 के TLP धरने का केस था, इसमें उन्होंने 2014 के धरने को घुसा दिया। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों के दरमियान नहीं था। आज एक और के इस केस की अपील में उन्होंने 9 मई को भी घुसा दिया। इसके ऊपर फैसला उन्होंने क्या दिया वो भी आपके सामने रखते हैं कि 9 मई का कैसे जिक्र आ गया फैज़ाबाद धरना केस में। और इंतखाबात वक्त न होने के केस में बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन की आइन शिकनी को सामने लेकर आते, उसको नज़रअंदाज करने की बजाय उन्होंने सदर आरिफ अलवी के 2022 के फैसले के बारे में भी अपने रिमार्क्स लिख दिए। और 2021 में एक मुख्तलिफ केस सुनते हुए उस वक्त के MNAs को वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फंड्स देने की खबर पर रिमार्क्स देकर नया बेंच बनवा लिया। ये तमाम तर चीज़ें किस जानिब को इशारा करती है। लेकर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस सारा मामला शुरू यहाँ से हुआ कि साइफर केस जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
और जनाब अब अगली इसकी जो समाअत है वो उन्होंने मुलतवी कर दी 20 नवंबर तक। 20 नवंबर तक ये साइफर मामले के ऊपर जो ट्रायल है वो जनाब रोक दिया गया है। अच्छा, इसी दौरान अब सियासतदान बयानात क्या दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान उनसे टूट नहीं रहा। इमरान खान ने हर सूरत पाकिस्तानी अवाम की ढेरों मकबूलियत के साथ वापस आना है। तो मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते थक चुके हैं, नए जाविये से सोचना होगा। उन्होंने भी इमरान खान का जिक्र किया कि इमरान खान ने नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया। मौलाना फजल रहमान साहब, आप बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। नौजवानों ने तो आपका सारा कच्चा चट्ठा पाकिस्तानी अवाम के सामने खोल कर रखा और इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान 90% पाकिस्तान के नौजवान इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ज़रा आए ना खुशबू लगा के इलेक्शन में, ताकि आपको मामलात का अंदाज़ा हो। नवाज शरीफ साहब बोले तो फरमाने लगे मैं तो पीटीआई हुकूमत गिरने के बाद इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, लेकिन फिर हमें धमकियां मिली तो फिर मैंने शहबाज को कहा आपने मुकाबला करना है। इस वक्त सब इलेक्शन से भाग रहे हैं, पछता भी रहे हैं। उन्हें इस बात का अब जो है वो पछतावा हो रहा है कि काश उस वक्त हम इलेक्शन के अंदर चले जाते, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद जब पीटीआई की हुकूमत गिरी तो इमरान खान की मकबूलियत नहीं थी। लेकिन हुकूमत गिरने के बाद अगला इतवार आपको याद है ना, कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जब गिराया गया तो साथ ही चंद दिनों बाद आने वाले इतवार के दिन क्या हुआ था। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, पूरा केपीके, बलूचिस्तान क्या हुआ था, कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली थी। तो मियाँ साहब, ये भी आपकी गलतफहमी है कि अगर आप उस वक्त इलेक्शन के अंदर चले जाते तो आप ये समझते हैं कामयाब हो जाते। ऐसा उस वक्त भी मुमकिन नहीं था। अच्छा, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से आज मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं और दावा किया जाता रहा कि अमरीकी वफ़द ने दौरा किया। फिर यह खबर आई कि अमरीकी वफ़द ने दौरा तो किया, लेकिन उन्हें वहाँ कोई और काम था। मैंने एक खबर आपको दी थी कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के भी वहाँ पर जानने की इत्तलात हैं और कन्फर्म इत्तलात एक सोर्सेज से ये हुई थी, दूसरे सोर्सेज से कन्फर्मेशन नहीं हुई। लेकिन ख़बरें इस किस्म की बड़े दिनों से चल रही हैं कि अब क्योंकि आखिरी मरहला है, इलेक्शन में जाने से पहले तमाम तर कोशिश कर लेने के बावजूद ना ही तो इमरान खान पर कोई केस इनका गैर आइनी और गैर कानूनी इस वक्त साबित होता हुआ नज़र आ रहा है और इमरान खान ने डेफिनेटली बाहर आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामलात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर इमरान खान की दरख्वास्त भी लग गई है। 22 नवंबर को समाअत भी होनी है। 3 रुकनी बेंच भी बन गया है, लेकिन बेंच कैसे बनते हैं वो भी आगे चलकर हम आपको बताते हैं। तो तर्जमान महकमा जेल खाना जात की तरफ से आज बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद जारी कर दी गई कि इमरान खान से फैमिली और वकला के सिवा किसी की मुलाकात नहीं हुई। इस किस्म की खबरों से ये क्यों डरते हैं कि इमरान खान से मुलाकातें करने के लिए लोग वहाँ जा रहे हैं और इसकी इन्हें तरदीद करने की भी ज़रूरत पेश आ रही है। बहरहाल, पाकिस्तान में आमतौर पर कहा जाता है कि जिस चीज़ की तस्दीक की जाए तो उसके मुतालिक सोचा जाना चाहिए कि इसकी तरदीद की ज़रूरत क्यों पेश आई, कहीं वाकई ऐसा काम हुआ तो नहीं। तो इसको बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बहरहाल, इस तरदीद के ऊपर हम बात ज़्यादा नहीं करते, आपको लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने खुद को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म पोज करना शुरू कर दिया है। ताजर बरादरी से मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं और एक तरफ जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वहां नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा, वापस आते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैसला दिया फैज़ाबाद धरना अपील केस में। तो मौसूफ ने इसके अंदर भी लिखा कि धरना केस फैसले पर अमल न होने का खमियाजा कौम ने 9 मई के वाक़यात की सूरत भुगता। अच्छा, अब इसको दो तरह से लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर जो है वो रद्द अमल दिया सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप इस मामले में 9 मई कहाँ से घसीट कर ले आए। आप 9 मई के तमाम तर वाक़यात का गैर जानबदारी के साथ अपना अदालती कमीशन बनाकर तहकीकात कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी कर लें, आपको तमाम तर चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ लोग इसको किसी और तरह से भी ले रहे हैं, वो भी एंगल है। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जिक्र किया था कि वो इन तमाम तर मामलात के अंदर मुलविस थी। तो क्या अब इस केस के अंदर 9 मई के जिक्र करने से क्या ये मुराद है कि 9 मई के वाक़यात भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्वस होने की वजह से हुए? लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर फैज़ाबाद धरना केस में आप इसका जिक्र भी कर रहे हैं 9 मई का कि अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए कौम ने खमियाजा भुगता। तो अमल दरामद क्या होना था उसके अंदर कि आपने कहा था कि वो तमाम किरदार उनको कटहरे में लाया जाए। जनरल फैज़ की जानिब इशारा आपने किया था, जो कि उस वक्त ISI में अहम तरीन ओहदे के ऊपर थे। और अब ये कहना कि धरना केस फैसले पर अमल ना हुआ तो कौम ने 9 मई वाक़यात की सूरत भुगता, तो इसका मतलब क्या हुआ?
ये बड़ा मानी खेज जुमला है, इसको इस तरीके से भी लिया जाना चाहिए कि काजी फैज़ ईसा साहब क्या ये जिक्र कर रहे हैं कि धरने के अंदर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी फैज़ाबाद धरने के अंदर, तो अब ये जो 9 मई का मामला है, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, तो अब एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के मामलात के बायस जो है वो 9 मई का जो मामला है वो हुआ। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिए और समझिए। इस खबर को इस तरह से भी देखा जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती कारकुनान सिर्फ दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि उन्होंने 9 मई का अगर जिक्र कर दिया तो कहीं काजी फैज़ ईसा साहब ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया। गौर से सुने, उन्होंने ये कहा है कि अगर फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद हो जाता तो फिर 9 मई का जो है वो अमल दरामद क्योंकि नहीं हुआ, तो 9 मई के वाक़यात जो है वो पाकिस्तानी कौम ने भुगते। नवाज शरीफ के हवाले से भी डेवलपमेंट के एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपीलें हैं, 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील है। मैंने आपको कहा था कि एक बैलेंस क्रिएट करने की, एक तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी। बारहा मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, और जब से काजी फैज़ ईसा साहब आए हैं उसके बाद फिर नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद हुई है, बारहा मैं ये बात कर रहा हूँ और एक एक करके चीज़ें दुरुस्त साबित हो रही हैं, लाइन उसी तरफ को जा रही है। वो क्या, वो ये कि जब जब नवाज शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद फिर जब इमरान खान को, क्योंकि उनके ऊपर केसेस सारे नाजायज़ हैं, आइनी और कानूनी रिलीफ मिलेगा, तो इसको एक बराबर करने की, एक बैलेंस करने की, बैलेंसिंग एक्ट दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जनाब, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब या अदालतें जो हैं वो सब के लिए बड़े ज़बरदस्त फैसले कर रही हैं, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट भी तासर देगी कि देखिए जनाब, हम तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान को रिलीफ तो मिलना ही मिलना है, आइनी और कानूनी तौर पर केसेस ही सारे बेबुनियाद हैं, और इमरान खान को मिलने वाले इस कानूनी रिलीफ की आड़ में नवाज शरीफ को भी गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है एवन फील्ड के अंदर, अल अजीज़िया के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो मुजरिम है, जुर्म साबित हो चुका, सजाएं भी हो चुकी, और दूसरी तरफ है इमरान खान जिन पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की एक बौछार है। अच्छा, अब अगर आपको लेकर चलें तो आज डेवलपमेंट ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था इमरान खान ने, वकला के ज़रिए दरख्वास्त ज़मानत उनकी जो साइफर केस में मुस्तरद हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत खारिज करने का तफसीली फ़ैसला किया था 27 अक्टूबर को। इसके ख़िलाफ़ जनाब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए, अपील उन्होंने दायर की, और जनाब फरीक उन्होंने वफाक को बनाया और FIA को बनाया। इस पर डेवलपमेंट हुई। 22 नवंबर को इमरान खान की ज़मानत का जो साइफर मामले के अंदर जो केस था वो जनाब लग गया है। 22 नवंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है, और 3 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से जो है वो बना दिया गया है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक वीडियो भी आपको दिखानी है इसके अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर के 3 रुकनी बेंच के साथ साथ ये जो 3 रुकनी बेंच बना है, इस 3 रुकनी बेंच बनने के साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई, क्योंकि एक जानिब से एक वीडियो आई जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान को जब तक GHQ मौजूद है, ये इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, वो सारी उम्र जेल में रहेंगे, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखानी है, लेकिन पहले मैं इस बेंच का जिक्र कर दूं कि जस्टिस तारिक मसूद साहब क़यादत कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, 3 रुकनी बेंच की। जस्टिस जैया अफरीदी इसके अंदर शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल हैं, और जो लोग तनकीद किया करते थे जस्टिस बंदयाल के ऊपर, वो ये समझ सकते हैं कि काजी साहब भी कुछ मखसूस बेंच बना रहे हैं, ख़ास तौर पर उन केसेस के हवाले से जिनका ताल्लुक इमरान खान के बयानिए से और नवाज शरीफ के बयानिए से। इस वक्त आप देख सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस प्रोसीजर का मामला हो, फ़ौजी अदालतों का मामला हो, दीगर मामलात हों, जो इलेक्शन के मामला हों, किस किस्म के बेंचेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब इसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का नाम सुनते ही आपके जहन में यकीनन एक इमेज बन गया होगा कि क्या फ़ैसला होगा। जस्टिस जैया अफरीदी जो कि काजी फैज़ ईसा साहब के साथ कई मामलात पर खड़े हुए नज़र आए, और जस्टिस आयशा मलिक। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये बेंच तो इस तरह से बनाया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 2-1 का जो फ़ैसला है वो आए। एक मौक़िफ़ और भी है कि जस्टिस जैया अफरीदी ने जो नवाज शरीफ के हवाले से फ़ैसला किया, उससे यह लग रहा है कि इमरान खान के हक़ में भी 2-1 से फ़ैसला आ सकता है। बहरहाल बेंच इसके अंदर जस्टिस इजाज़ुल एहसन नहीं है, इसके अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं हैं, वो भी तो सीनियर जजेज़ हैं। जैसा कि पहले एतराज़ किया जाता था कि जनाब काजी फैज़ ईसा साहब क्यों नहीं होते बेंचेस के अंदर, तो अब ये भी एतराज़ किया जा सकता है कि इतने अहम केस के अंदर जस्टिस इजाज़ुल एहसन क्यों नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों नहीं है। वजह क्या है?
क्या वजह है जिसके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं, वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मौसूफ का नाम आप जानते हैं, लेकिन मैं मजीद इनकी तफसील भी बताता हूं। ज़्यादा लंबी चौड़ी ये वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। सवाल इनसे क्या किया जा रहा है और ये जवाब क्या दे रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। जी, बाहर कभी आ पाएंगे? मैं बरा मेरा नहीं ख्याल। ये इमरान खान के मतलब ये सवाल चीफ हो रहा है बदलेंगे तो पॉलिसी कि क्या इमरान खान कभी बाहर आ पाएंगे। गौर से देखिए। बाहर कभी आ पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। ये चीफ बदलेंगे तो पॉलिसी बदल जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। जीएचक्यू खत्म हो जाए तो शायद पॉलिसी खत्म हो जाए। जीएचक्यू अगर आप समझते हैं खत्म हो सकता है तो खत्म। जीएचक्यू जब तक है इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। बाहर कभी आ पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। जी, ये चीफ बदलेंगे तो कि जीएचक्यू जब तक है इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, या यही जीएचक्यू जब तक है इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, या यही इस्टेब्लिशमेंट जब तक है इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। वो कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं जीएचक्यू बदल जाएगा तो फिर ये ऐसा हो सकता है, जीएचक्यू तो नहीं बदलेगा। ये हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, इनकी मौजूदा आर्मी चीफ साहब के साथ एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। मौसूफ इस किस्म का दावा भी करते नज़र आते हैं कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और बेंच बन चुका है इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। और यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब सवाल अहम तरीन है आपके सामने, कमेंट ज़रूर करना है आपने इसके ऊपर कि काजी साहब से सवाल बनता है कि नहीं, कि ये बेंच कैसे बनते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।